सबसे पहला सवाल बहुत सिंपल है। एक बहुत फेमस लाइन है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकती। क्या ये सच है? देखो, पैसा खुशी तो नहीं खरीद सकती, पर बिना पैसे के तो आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। तो वो कहते हैं ना, इट्स बेटर टू बी क्राइंग इन अ BMW देन टू बी क्राइंग इन अ बस। तो पैसे की आवश्यकता सबको होने वाली है जी। 95% ऑफ योर लाइफ्स प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी सॉल्व्ड बाय मनी। हाँ, 5% ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पैसा नहीं सॉल्व कर सकती, और वो प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब आपके पास एक्चुअली पैसा होता है। तो जब आपके पास पैसा आ जाता है तब एक अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं जो थोड़ी अलग मेरे को लगता है ऑर्बिट की होती हैं, जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। बट अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो पैसे की भी प्रॉब्लम आपके पास आएगी नहीं, मतलब वो वाली रेलेवेंट प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो आई थिंक अगर आपको बेसिक प्रॉब्लम्स लाइफ की सॉल्व करनी है तो आपके पास पैसा तो होना चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्या पैसा कमाना आसान है? कुछ भी चीज करना आसान है, पर आपको उसमें समय देना पड़ता है। एनीथिंग आई थिंक ह्यूमनली इज अचीवेबल। अगर आज हम दुनिया के किसी भी टॉप व्यक्ति को देखें तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें ह्यूमनली कुछ हमसे डिफरेंट है। अगर वही कॉम्पोजिशन है बॉडी की, वही माइंड है, उतने ही सेल्स हैं, उतना ही टाइम है, उतनी ही ड्यूरेशन, मतलब भगवान ने सबको एक समान रिसोर्सेज दिए हैं। मतलब आपको, हाँ ठीक है, आपको कुछ टाइम ये हो सकता है कि आपके पास कभी कुछ एंटाइटलमेंट बेटर हो। फॉर एग्जांपल बिल गेट्स जो हैं वो कैसे बने, वो क्यों बन पाए? क्योंकि वो जिस स्कूल में गए दैट वाज द ओनली स्कूल इन यूएस जिसमें कंप्यूटर लैब था। तो वो स्कूल का उनको वो एडवांटेज मिला, पर वो एडवांटेज तो वो सारे 400-500 बच्चों के पास था, और बिल गेट्स तो वही एक बन पाए। तो हो सकता है लाइफ समटाइम्स विल नॉट गिव यू एनीथिंग, समटाइम्स विल गिव यू सम गुड थिंग्स, और आप उसमें से क्या निकालते हो ये आपके ऊपर है। हमने जितनी भी स्टोरीज देखी, आज हम अगर बिलियनर्स देखते हैं तो 75% बिलियनर्स जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन है, और उस 75% से में भी मोर देन 50% ऐसे लोग हैं जो पहले डेट में थे। यानी ह्यूमनली पॉसिबल है, आप डेट से बाहर भी निकल सकते हो, और डेट से बाहर निकलने के बाद आप बिलियनर भी बन सकते हो। तो बिल्कुल पैसा कमाना पॉसिबल है, पर क्विक रिच स्कीम्स, ओवरनाइट रिच, बस कल के कल पैसा हो जाए, 21 दिन में पैसा डबल हो जाए, ये जो चीजें हैं ना, ये इंसान को अमीर नहीं बनने दे सकता। बिकॉज ये करने से इंसान फाइनेंशियल लाइफ में बहुत पीछे चला जाता है, मनोबल टूट जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं और समय चला जाता है। तो तीनों काउंट्स पे एक इंसान बहुत पीछे हो जाता है, और वहीं एक कछुआ होता है जो चल रहा होता है, तो वो धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। जी, आपका ही फेमस लाइन है, आपने कहा है लेट नॉट मनी कंट्रोल यू, यू कंट्रोल द मनी। एब्सोल्युटली। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस? देखिए, कोई भी चीज आपको कंट्रोल करे उसका मतलब ये है कि आप उसमें एडिक्ट हो चुके हो। अब मुझे चाय का बहुत शौक है, तो मैं चाय का एडिक्ट हूँ, दैट्स द राइट वर्ड। ठीक है, कुछ लोग को अल्कोहल का शौक होता है तो वो अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हैं। तो आप बोलते हो ना यार बस पीनी है, अब तो पीनी है, अब क्या रीजन है पीनी है? अभी पी के आए थे, घर से पी के आए थे, फिर भी अविनाश जी ने पूछ लिया तो पीनी है जी। तो आई थिंक दैट इज वेयर समथिंग इज कंट्रोलिंग यू। बट ठीक है, कोई छोटी चीज हुई, ये सब अलग बात है, पर अगर पैसे के साथ आपके साथ ये हो गया कि पैसा आपको कंट्रोल करने लग गया, यानी कि पैसा डिफाइन करता है कि डिसीजंस कैसे लेने, तो आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। मनी इज अ वेरी बैड मास्टर जी, बट इट इज अ वेरी गुड स्लेव। अगर आप पैसे को अच्छे से यूज करना सीख लो तो वो आपके लिए बहुत धनराशि इकट्ठी कर सकता है, बहुत बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। और मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस बात की समझ भी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के बाद आपकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है, उसके बाद आपके पास कितने एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं। ये चीज लोगों को समझ नहीं, और इसलिए वो ना ही इसको अपनी लाइफ का टारगेट बनाते हैं। अगर जब टारगेट नहीं बनाएंगे तो अचीव कैसे करेंगे? वो तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। सो व्हेन यू स्टार्ट कंट्रोलिंग मनी, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी योर स्लेव, तो ऑटोमेटिकली आपके फाइनेंशियल डिसीजंस बेटर हो जाते हैं, फाइनेंशियल रूल सेट्स बेटर हो जाते हैं, एंड डेफिनेटली मनी जो है वो आपके लिए काम करता है, जिस वजह से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, कोई भी चीज का पहला स्टेप होना चाहिए रियलाइजेशन कि मैं आज कहाँ हूं। आज अगर आपको बॉम्बे से फॉर एग्जांपल दिल्ली जाना है और आप अपना गूगल मैप्स ओपन करते हैं, तो गूगल मैप सबसे पहले चीज क्या करता है, वो आपकी करंट लोकेशन को फेच करता है। फिर आप अपनी डिजायर्ड लोकेशन डालते हो, फिर आपको वो अल्टरनेट पाथ्स बताता है कि भाई समझो आप अंधेरी में हो, आपको बांद्रा जाना है, तो पहले वो फेच कर लेगा कि आप अंधेरी में हो, फिर आप डालोगे मेरे को बांद्रा जाना है, फिर आपको 2 रूट्स बता देगा कि तुम यहाँ से भी जा सकते हो, जूतारा रोड से भी जा सकते हो, एसवी रोड से भी जा सकते हो, और जूतारा से जाओगे तो 5 मिनट कम में पहुंच जाओगे इसमें। देन यू टेक योर डिसीजन, व्हाटएवर इज योर चॉइस। हो सकता है आपके कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस हो कि नहीं यार ये बताता इधर का, दैट ऑल इज योर चॉइस। ठीक है, so whenever you want to achieve financial freedom you have to know your current location, and the current location is your budgeting। कि आज आप कमा कितना रहे हो, बचा कितना रहे हो, ये आपकी लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं ओन, फिर सेकंड है मैं ओन कितना करता हूं, मैं ओ कितना करता हूं, क्या मेरे पास चीजें हैं और क्या मेरे पास चीजें मेरे ऊपर एक लायबिलिटी की तरह पड़ी हुई। आज मैं बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता हूं, उनसे मिलता हूं, तो मैं जब उनको बोलता हूं एक काम करते हैं जरा आपकी वेल्थ कंसोलिडेशन करते हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि उनके पास है क्या। कहीं एक एफडी है, कहीं एक वो LIC की पॉलिसी चल रही है, कहीं एक कुछ चल रहा है, अरे यार ये तो एक लोन भी चल रहा था, अच्छा मैं तो इसी चीज की भी EMI दे रहा हूं, ओ इस इंश्योरेंस का भी प्रीमियम दे रहा हूं। दे आर नॉट कंसोलिडेटेड, एक जगह पे नहीं किया उन्होंने चीजों को। फिर खर्चे पूछो तो खर्चे पूछो, अरे यार वो इस महीने ये चला गया, इस महीने एक्स्ट्रा, कोई उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे अविनाश जी, इन 2001 विच इज 24 ईयर्स अब हो गए, मैं 2001 से बजटिंग करता हूँ। आई वॉज 17 एट दैट टाइम। मैं जस्ट स्कूल खत्म करके कॉलेज में आया था, बॉम्बे में आप जानते हैं जूनियर कॉलेज सिस्टम है, तो एंड मेरे पास एक पर्ची होती थी, उस पर्ची में मैं लिखता था
कि आज मैंने खाने पे 5 रुपए दिए, ऑटो पे 10 रुपए लग गए, बुक लेने में 5, 20 रुपए, 30 रुपए लग गए, तो मेरे दिन का पूरा खर्चा होता था। महीने का 500, 400, 500, 600 जो भी मुझे मिलता था वो मैं रखता था, और 50-100 रुपए बचते थे तो बैकस्ट्रीट बॉयज की एक कैसेट लेता था, या फिर मैं किसी अपने सोनू निगम जी की, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, तो उनकी कैसेट्स लेता था। ठीक है, तो मैं तब से बजटिंग कर रहा हूँ, जब एक्सेल शीट नहीं होती थी, या मेरे को नहीं आती थी यूज करनी। आज भी करता हूँ, आज ऑब्वियसली एप्स हैं, एक्सेल शीट्स हैं, गूगल शीट्स हैं, बहुत कुछ है जिसके माध्यम से कर सकता हूँ। तो बजटिंग आप अगर नहीं कर रहे हो तो आपको अपनी करंट लोकेशन नहीं पता चलेगी, और अगर आपको अपनी करंट लोकेशन नहीं पता चलेगी तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो फिर बहुत दूर की बात है। क्या ये बजटिंग का इशू आपको लगता है आज की जेन ज़ी क्राउड में है? यू थिंक दिस फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग इज लैकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम? सी 100% लैकिंग है। उसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम हमारे सिस्टम ने कभी सिखाया नहीं, ठीक है, सिस्टम ने कभी, एजुकेशन सिस्टम ने अवेयर करने की कोशिश नहीं की। थोड़ा जब आप कॉलेज तक आए तो कॉमर्स ने एक अटेम्प्ट किया ये करने का जी, पर नोबडी वाज इंटरेस्टेड बिकॉज एवरीबडी वाज फाइटिंग फॉर मार्क्स, नोबडी वाज फाइटिंग फॉर एजुकेशन और स्किलिंग। एंड थर्ड इज कि आज जब बच्चों के हाथ में तनख्वाह आने लग गई है तो वो फोमो में चले गए हैं, वो उस गैंग में आ गए हैं जहां पे अदर थिंग्स हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन बजटिंग। जी, एंड बजटिंग को लेके ना बहुत सारे मिथ हैं कि बजटिंग तो सिर्फ कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ बहुत गरीब लोगों के लिए, कुछ लोग सोचते हैं बहुत अमीर लोगों के लिए, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई बजटिंग से मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूंगा, मेरी लाइफ की हैप्पीनेस चली जाएगी, अबंडेंस नहीं आएगी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मिथ हैं अराउंड बजटिंग। तो अगर एक व्यक्ति आज बजटिंग नहीं कर रहा है तो पहले तो सिस्टम की भी गलती है, और सेकंड उसकी भी गलती है कि आज अगर उसको समझ आ गया कि बजटिंग करनी चाहिए तो वो स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि उसके माइंड में ये सब फ्रेमवर्क्स हैं कि भाई ये तो हमारे लिए है ही नहीं, इट्स नॉट फॉर मी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेरा एक फ्रेमवर्क है। मैं कहता हूं अगर आप ये फ्रेमवर्क लगा लोगे ना लाइफ में तो आपको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आ सकती। मैं देखिए वेल्थ जनरेशन या फिर आप बहुत अमीर बन जाओगे या सुपर रिच बन जाओगे, वो मेरी गारंटी नहीं, वो तो आपकी मेहनत है। पर कुछ चीजें हैं जिसमें मैं आपको बचा सकता हूं, मतलब मैं आपको बता सकता हूं कि इतना ये करोगे तो आप बच जाओगे। सो स्टेप 1 इज नोइंग योर बजट्स, नोइंग योर इनकम, नोइंग योर एक्सपेंसेस, नोइंग योर एसेट्स, नोइंग योर लायबिलिटीज। ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं महीने का 35,000 रुपए कमाता हूं, 35,000 में 20,000 खर्च करता हूं, 15,000 बच जाता है। आज मेरे पास 2 लाख रुपए की एफडी है और मेरे पे 1 लाख रुपए का लोन चल रहा है। इतना तो आप पता कर ही सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपने बजटिंग कर लिया स्टेप 1 में। स्टेप 2 है ह्यूमंस वर्क ऑन अ साइकोलॉजी ऑफ सेफ्टी। ह्यूमंस को सेफ्टी बहुत पसंद है, सबसे पहले वो सेफ्टी सीख करते हैं। तो सेफ्टी कर लीजिए, आप अपना एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए। सो दैट इज माय सेकंड स्टेप। तो बी फॉर बजटिंग, ई फॉर इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड आप स्टार्ट कीजिए बनाना। आपने आज नौकरी चालू करिए तो धीरे धीरे उसमें एक गुल्लक में पैसा डाल दीजिए। गुल्लक मतलब एफडी में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहिए ताकि आपके पास 3 महीने के खर्चे जितने पैसे तो जमा हो जाए। जी, आपको मैं मजेदार बात बताता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, ग्लोरियस करियर, 20 ईयर्स, लास्ट ऑन सैलरी 3.5 लाख रुपीज पर मंथ। जॉब चली गई अचानक से, उनका जो प्रोसेस था वो बंद हो गया। एंड अगले महीने डेट लेना पड़ा रेंट भरने के लिए और बिल भरने के लिए। अब हालत ये है कि बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई एसेट नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है, कोई कुछ नहीं। 22 साल की नौकरी के बाद 22 साल की नौकरी के बाद विद 3.5 लाख रुपए की मंथली पैकेज, एनुअल नहीं मंथली। तो ये क्यों है? ये फिर किसकी गलती है? आपको 22 साल हो गए काम करते हुए, उसके बाद अगर आप इतना भी कॉर्पस नहीं जमा कर पाए कि 6 महीने अपनी गाड़ी खींच सको लाइफ की, क्या होगा आपका खर्चा? 1-1.5 लाख होगा, तो 10 लाख रुपए की एफडी नहीं जमा कर पाए 22 साल में, मतलब यू कुडंट इवन सेव 5,000 अ मंथ। मतलब दैट इज समथिंग व्हिच इज अनएक्सेप्टेबल, अनबिलीवेबल। और ये प्रॉब्लम इनकी नहीं है, ये प्रॉब्लम सबकी है। एवरीबॉडी इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। मुझे ये पता है कि 90-95% ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया इज लिविंग पेचेक टू पेचेक। चाहे उनकी तनख्वाह 5 लाख रुपए महीना हो, चाहे उनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना हो, चाहे उनकी तनख्वाह 50,000 रुपए महीना हो, दे आर लिविंग पेचेक टू पेचेक। मैं ऐसे कितने दोस्तों को जानता हूं जो मेरे साथ एमबीए करते थे, अच्छा काम कर रहे हैं, 5-6 लाख की तनख्वाह पे महीने की, बट दे आर नॉट इवन एबल टू डू 50,000 एसआईपी। अरे संजय, वो इसकी ईएमआई है, वो दूसरी गाड़ी ली थी उसकी ईएमआई है, बच्चों के स्कूल की फीस है, इस बार वेकेशन पे जाना है, इस बार ये खरीदना है, वो उस टाइम लास्ट टाइम हमने एक वो खरीद लिया था तो उसका भी पर्सनल लोन चल रहा है, लाइफस्टाइल लोन चल रहा है। तो भाई यही चल रहा है, ठीक है? तो फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे एम कर सकते हो? जी। तो सेकंड स्टेप इज क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड। थर्ड स्टेप, बिफोर वी मूव ऑन, सैलरी का कितना परसेंटेज इमरजेंसी फंड में जाना चाहिए? देखिए, सैलरी का आप उतना परसेंटेज इसमें डालिए इमरजेंसी फंड में, ताकि आपका 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाए 2 साल के अंदर। ओके, ठीक है? 2 साल का आप होराइजन ले लीजिए और 2 साल के अंदर 6 महीने का आप एक अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि इमरजेंसी फंड शुड बी 6 months ऑफ योर इनकम, आई एम सेइंग इमरजेंसी फंड शुड बी 6 months ऑफ योर एक्सपेंसेस। ओके, एंड आई एम अज्यूमिंग इन अ नॉर्मल केस की एक्सपेंसेस शुड बी लोअर देन योर इनकम। दो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे एक्सपेंसेस इनकम से बढ़ रही हैं, बट एक नॉर्मल ह्यूमन के केस में मैं ये चाहूंगा कि एक्सपेंसेस जो है वो 25-30% ऑफ इनकम या 40% ऑफ इनकम से ज्यादा ना हो। तो उसके केस में आप 2 साल मेहनत करके इतना पैसा जोड़ दीजिए कि आपके पास 5 से 6 महीने का एक सेविंग हो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे। जी। थर्ड स्टेप है, अगेन ये भी सेफ्टी का स्टेप है, कि बाइंग एन इंश्योरेंस। इट इज द मोस्ट अंडररेटेड थिंग। इंडिया में आज भी इतना सब इनिशिएटिव्स लेने के बाद भी, गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स होने के बाद भी 100 में से सिर्फ 3 लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। जी। 97 लोगों के पास अभी भी नहीं है। किसी भी जेंजी से पूछो यार अपने को क्या होगा, अपने को क्या प्रॉब्लम होनी है, एंड यू आर सीइंग हार्ट अटैक्स एंड डिजीजेस राइजिंग एंड द स्ट्रेस, ट्रॉमा, कॉर्टिसोल, ये वो पता नहीं 10-10 चीजें, कुछ नई चीजें आ चुकी हैं। फिर आपका क्लिनिकल डिप्रेशन के बहुत केसेस होने लग गए हैं। सो ऑल ऑफ दिस कैन हर्ट यू वेरी बैडली इफ देयर इज वन डिजीज इन योर हाउस।
तो एक हेल्थ इंश्योरेंस, राइट अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है. दैट ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी गुड प्रोटेक्शन कि भाई कल को मेरी हेल्थ खराब हो गई तो मैं सेफ रहूंगा, कोई मेरी मतलब मेरा इमरजेंसी फंड खत्म नहीं होगा या मेरे पे डेट नहीं आ जाएगा. बिकॉज यू नो एक बीमारी से लोगों के घरों में डेट आने लग जाता है. तो ये हो गया तीसरा स्टेप कि आपने अपने आप को कवर कर दिया. नाउ योर बेसिक्स आर सेट. अब आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता. आपने बजटिंग कर ली, आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लिया और आपने राइट इंश्योरेंसेस ले ली. अब आपके साथ कुछ गलत नहीं हो पाएगा. चांसेस ऑफ गोइंग समथिंग रॉन्ग वेरी लेस नाउ. ठीक है, और बहुत मैसिव कुछ बड़ा हो गया तो अलग बात है, बट 99% वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. अब आता है इन्वेस्टमेंट्स कि भाई धीरे धीरे अब हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करें और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू अपने गोल्स को अचीव करें. इट इज एज सिंपल एज दिस. जी, हमारे पेरेंट्स कैसे पहले ही हमारी आंख के उधर से ओझल कर देते थे पैसों को. जब तक आपकी आंखों से पैसा ओझल नहीं होगा, क्योंकि पैसे की एक फितरत है, वो जेब में रह के उछलता है. जी, जैसे वो जेब में आया ना, या तो आपको कोई लायबिलिटी खरीदने के लिए मजबूर कर देगा या आपको कोई एसेट खरीदने के लिए भी मजबूर कर देगा. और कभी कभी आप एसेट वो खरीद लेते हो जो आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो कि भाई आपकी तनख्वाह तो एक्स है और आपने घर खरीद लिया 10x का 20x का. तो वो करने के क्योंकि आपकी जेब में पैसा है, तो जेब में से पैसे को ओझल कर दो, गायब कर दो. तो धीरे 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 वेल्थ क्रिएट होनी ही है. और उसके कई एग्जांपल्स में अभी हम पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे कि कैसे लोगों ने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से भी एक बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट किया अपने लिए. बताइए कैसे होता है. मैं आपको देखिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. एंड पीपल हैव टू रियलाइज दैट वेल्थ जो है वो लॉन्ग टर्म में ही क्रिएट होती है. HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, आज उसको 30 साल हो गए, 30 इयर्स. 1995 में आया था. 10 रुपए की NAV थी जब वो आया था. आज उसकी NAV पता कितनी है? करीबन 2000 रुपए. तो कितने गुना हो गया? इट्स बिकम 200 टाइम्स इन अ स्पैन ऑफ 30 इयर्स. यानी कि अगर आपने उस टाइम पे उसमें 1 लाख रुपए डाले थे, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, तो आज वो 2 करोड़ होते हैं. बिल्कुल. और अगर आपने उसमें सिर्फ, मैं सिंपल कह रहा हूं, 1000 रुपए की SIP की होती तो भी वो आज करीबन 2 करोड़ रुपए की होती. जी. तो टाइम के साथ साथ आपका पैसा बढ़ता ही है, क्योंकि यू आर बेटिंग ऑन अ कंट्री. कंट्री इज ग्रोइंग, कंट्री की कंपनीज ग्रो कर रही हैं और वो धीरे धीरे ग्रोथ देंगी और आपको उसका फल मिलेगा, पक्का मिलेगा. और अगर आप ये सोचो 2 साल में डबल करना है, 3 साल में डबल करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है. वहां प्रॉब्लम होती है. तो किसी को भी वेल्थ बनानी है, वेल्थ बनाना बहुत सिंपल है. स्टे इन द मार्केट. दैट्स इट. पिच पे बने रहो, लॉन्ग टर्म खेलो, बिल्कुल लॉन्ग टर्म खेलो, वेल्थ क्रिएशन के लिए. शॉर्ट टर्म में वेल्थ नहीं क्रिएट होती है. शॉर्ट टर्म में आपको अपॉर्चुनिटीज आती हैं, पर वेल्थ क्रिएशन नहीं होती. वेल्थ क्रिएशन हमेशा लॉन्ग टर्म में होती है. इसको थोड़ा और बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं संजय भाई. अगर मेरी 100 रुपए की कमाई है, हाउ डू आई डिवाइड दिस इन एक्सपेंसेस, इन इनकम, इन इन्वेस्टमेंट टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट? देखिए, इसमें ना जनरली लोग एक इक्वेशन रखते हैं जैसे नीड वांट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कहते हैं. जैसे कहते हैं आप 50% अपनी नीड्स में डालो, 30% अपनी वांट्स में डालो और 20% अपनी सेविंग्स में डालो. ये मुझे लगता है कि ये ना थोड़ी ज्यादा इनकम के लिए परफेक्ट है. पर अगर किसी की इनकम ही कम है, 25,000, 30,000, 50,000, तो वो ये सब नहीं कर सकता. तो उसको बकेट फिलिंग मेथोडोलॉजी से चलना चाहिए. तो बकेट्स बना लो लाइफ के. पहला बकेट है इमरजेंसी फंड. फटाफट उसको भरो, जो मैंने आपको बताया. जी. तो जो पैसा बच रहा है उसमें ज्यादा पैसा डालो, इमरजेंसी फंड को भर दो. समझिए आपकी तनख्वाह छोटी है, 30,000 है और आपके खर्चे हो रहे हैं 22,000 रुपए, बच रहा सिर्फ 8,000 है. तो 8,000 में से ज्यादा पैसा, 4 से 5,000 रुपए इमरजेंसी फंड में भरना चालू कर दो. कब तक भरो? जब तक 22,000 आपके खर्चे हैं तो इंटू 3, 66,000 आपके पास खड़े ना हो जाए. तो यानी अगले 7-8 महीने तक रेगुलरली 6,000 रुपए, 6-7,000 रुपए इसमें डालते रहो. ज्यादा पैसा. अब ये बाल्टी भर गई, स्ट्रेस खत्म कि भाई कल को नौकरी नहीं रही तो क्या होगा. ये वाला क्वेश्चन अब खत्म हो गया. अब आपने साथ में क्या कर दिया, जैसे ये पैसा खत्म हुआ, अब आपको इमरजेंसी फंड नहीं भरना. नाउ दिस मनी इज अवेलेबल टू यू. नाउ व्हेन दिस मनी बिकम्स अवेलेबल टू यू, स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ. कोई कोर्स ले लो, ठीक है, कोई स्किलिंग कर लो, कोई इवेंट अटेंड कर लो, कोई सेमिनार अटेंड कर लो. तो वहां का एक बजट बना लो कि भाई मैं इस सेविंग्स में से 20% इसमें डालूंगा. बचे हुए पैसे को फिर आप धीरे धीरे SIP में निवेश करना चालू कर दो. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 50-30-20 उनके लिए ठीक है जिनकी तनख्वाह 1-1 लाख रुपए है, महीने की 1.5 लाख. बट छोटी तनख्वाह वाले को बकेट सिस्टम पे जाना चाहिए. पहले बकेट भर लो अपना, इमरजेंसी का बकेट भर लो, फिर उसके बाद अपनी एक्टिव इनकम को अपस्केल करो और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अपस्केल कर दो. श्योर. आपने SIPs मेंशन किया है, SIPs के साथ SWPs भी है. SWP क्या होता है? देखिए, SWP बेसिकली है कि हमने पेड़ लगा दिया SIP से, छोटे छोटे बीज डाले, पानी डाला, वो पेड़ बन गया बहुत बड़ा. अब फल खाने का टाइम आ गया है. सो समबडी इज हैविंग शेड टुडे बिकॉज़ समबडी वंस डिसाइडेड टू प्लांट अ ट्री. वॉरेन बफेट ने कहा था. तो वही होगा. तो आप फल खाओ खाओ खाओ. पर SWP बहुत मजेदार चीज है. मैं उसका उदाहरण देता हूँ. मेरे एक अंकल हैं, वो 2014 में रिटायर हुए आफ्टर 30+ इयर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विस. उन्होंने कॉर्पस क्रिएट किया था. वो कॉर्पस था 1 करोड़ रुपए का. तो एंड ही वाज एन एविड इन्वेस्टर. उन्होंने पहले से बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया हुआ था. डिसिप्लिन्ड आदमी, एकदम. गवर्नमेंट सर्विस वाले जनरली मैंने नोटिस किया था, मेरे जैसे मेरे फादर भी ONGC में थे, तो ही वाज वेरी डिसिप्लिन्ड. तो उन्होंने वो 1 करोड़ रुपया एक म्यूचुअल फंड में डाला, जिसको वैल्यू म्यूचुअल फंड. वैल्यू म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं होती, पर बहुत तेजी से पैसा नीचे भी नहीं जाता. दे आर सिक्योर गुड कंपनीज. उन्होंने ये तय किया, इसके 1 करोड़ रुपए से मैं हर महीने 50,000 रुपए निकालूंगा, जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल. तो पहले लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब सिस्टमैटिक विड्रॉल चालू हो गया. 50,000 रुपए निकालना चालू किया और उन्होंने ये कहा कि इसको हर साल मैं 7% बढ़ा दूंगा. तो पहले साल 50,000, 53,500, ऐसे करके बढ़ाता रहूंगा. तो आज 10 साल हो गए इस बात को. कट टू टुडे, 10 years down the line, now he is withdrawing 1 lakh rupees per month. पहले वो 50,000 करते थे, अब वो 1 लाख करते हैं. इस 10 साल के दौरान उन्होंने 83 lakhs के आसपास विड्रॉ कर लिया. 1 करोड़ का फंड था, 83 lakhs विड्रॉ हो चुका है.
अभी वो हर महीने 1 लाख विड्रॉ करते हैं और अभी उनके पास उस फंड में 2.75 करोड़ है। वाओ, दैट्स द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। इतना ताकतवर है कंपाउंडिंग। और आगे 10 साल बाद भी यही होगा। ये जो 1 लाख विड्रॉ कर रहे हैं वो 2 लाख हो जाएगा और ये जब 2.5-3 करोड़ के आसपास का जो कॉर्पस है हो सकता है 4-4.5 के आसपास का हो जाए जी। तो क्या होता है, अगर आपका विड्रॉवल रेट आपके कंपाउंडिंग रेट से कम है तो पैसा कंपाउंड होता रहेगा और स्नोबॉल बनता रहेगा। और जैसे रेंट के लिए आपको मगजमारी होती है, घर खराब हो गया, ठीक करो, ये करो, वो करो, कभी खाली रह गया, कभी ब्रोकरेज दे दी, इसमें कोई मगजमारी नहीं। अगर आपने 28 तारीख लगा दी SWP तो 28 तारीख सुबह सुबह अकाउंट में 7:30-8 बजे मैसेज आ जाएगा, योर 50,000 हैज बीन क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट। तो सोचिए आपको तनख्वाह मिल रही है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, बॉस की शक्ल नहीं देखनी, ऑफिस नहीं जाना, अप्रेजल में नहीं बैठना, कुछ नहीं करना और आपको फिक्स सैलरी विद ग्रोथ मिली जा रही है जी। सो दैट्स द पावर ऑफ SWP जी। तो ये तो जेनजीज का कांस्टेंट कंप्लेन रहता है कि पैसे नहीं बचा पा रहे, ये कांस्टेंट हम सुनते रहते हैं। डू यू थिंक UPI हैज एनीथिंग टू डू विद इट? डू यू थिंक UPI इज मेकिंग पीपल पुअर? आई हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन दिस। मुझे लगता है UPI ने बहुत मदद करी है लोगों को गरीब बनने में। देखिए, हर टेक्नोलॉजी के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं एंड आई थिंक इट इज अबाउट द पर्सन हु यूजेस दैट टेक्नोलॉजी। तो काफी लोगों के लिए जो पहले एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन होता था कि भाई क्रेडिट कार्ड या मिलता नहीं था, या फिर क्या कहते हैं, डेबिट कार्ड इतना इजीली एक्सेप्टेबल नहीं है, हर जगह नहीं है, छोटे टपरी पे नहीं है और इतने सारे खर्चों के एवेन्यूज ही नहीं। जैसे आज आपके पास हर तरह की ऐप है जी और अब इतना आसान हो गया, इट्स बिकम लाइक अ वीडियो गेम। तो मेरी एक क्लास चल रही थी फाइनेंशियल प्लानिंग की एंड वी वर ऑल टॉकिंग अबाउट बजटिंग। तो एक लड़के ने अपना बजट प्रेजेंट किया और उसमें एक हेडर था UPI। तो मैंने ये कैसा हेडर हो सकता है भाई, UPI के अंदर क्या खर्चा किया तुमने, ट्रांसपोर्टेशन में किया, इसमें किया, उसमें किया, और सर मेरे को पता ही नहीं मैंने क्या खर्चा किया है। एंड मजेदार बात ये थी कि उसकी पूरी सैलरी का करीबन 15 से 20% UPI का एक्सपेंस था। तो आप सोचो कि आप 15 से 20% अपनी सैलरी कहीं खर्च कर रहे हो और आप बेसुध हो, मतलब यू आर अनकॉन्शियस कि वो पैसा जा कहां रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आपका ये बिहेवियरल पैटर्न होगा एक्सपेंसेस को लेके, तो देन यू कैन नेवर थिंक ऑफ रिच। तो बहुत दूर की बात है, फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं लेके आ पाओगे। तो UPI हैज, बिकॉज ऑफ इट्स लो फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो एक वीडियो गेम की तरह हो गया कि आपने उठाया और शूट किया और सीधा पैसा चला गया, तो इट हैज बिकम अ वेरी बिग पेन पॉइंट फॉर जेनजी। और जेनजी को वो कूल दिखाता है, लगता है लोग, अरे मैं दूंगा पैसा, तेरा भाई देगा, तू चिंता मत कर, वो हो गया, मतलब यू नो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग व्हिच हैज कम आउट ऑन दिस। तो मुझे लगता है कि यस, UPI ने एक बहुत जो पहले मुश्किल काम होता था या जहां पहले रियलाइजेशन होती थी कि जेब से कुछ जा रहा है, उसको